वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चर्चा। तो हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की मैंने आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर मैंने आपको ओरली बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होती है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो 2 क्लासेस में मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स करवा दिए थे। ठीक है, जो आपके बीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे टर्म्स हमने वहां पे डिस्कस की थी। आज की क्लास में मैंने आपको ओरली नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका है सेमाफोर, कॉन्करेंसी, ये वाला टॉपिक रहता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, तो इसीलिए मैं आपको इनको नोट्स की हेल्प से ही करवा रही हूँ, जिससे कि आपको मेरी आवाज सुनने के साथ साथ आपको क्या मिले, कंटेंट भी आपको दिखाई दे एंड आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाए। क्योंकि जो हम मान के चलते हैं कि भाई आपका सेमाफोर, बाइनरी सेमाफोर, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, कॉन्करेंसी, कॉन्करेंसी टेक्निक्स, उसके अलावा आपकी पीसीपी, पोस्ट कॉरेस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ये वाला टॉपिक क्या मान के चलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम में, थोड़ा सा डिफिकल्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसको ऑरली ना करवा के विद नोट्स हम इनको करेंगे। तो देखिए, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले तो देखेंगे कि थ्रेड्स क्या होती है। जब मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं वहां पे मैंने आपको प्रोसेस बताई थी क्या होती है, एंड वहां पे मैंने आपको थ्रेड्स भी बताई थी कि भी थ्रेड्स जो है आपकी लाइट वेट प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसी थ्रेड को आज की क्लास में हम थोड़ा सा और जानेंगे। ठीक है, फिर हम हमारा क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा सीमाफोर, सिंक्रोनाइजेशन, कॉन्करेंसी वाला टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एंड आज की क्लास में हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल मैनेजमेंट का टॉपिक आता है ना, वो रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड देन आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर वो चाहे आपका बीपीएससी एग्जाम की बात कर लो या फिर आपका बिहार एस्टेट के एग्जाम की बात कर लो, जो आपके मेन मेन टॉपिक्स है वो सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लगभग कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज की हमारी क्लास। एंड क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना। ठीक है, थ्रेड्स होते क्या है, देखिए जो थ्रेड्स होते हैं ना वो एक सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस होती है भाई प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस यही होती है ना कि एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। अब थ्रेड क्या होती है? उसी प्रोसेस का एक सिंगल सीक्वेंशियल फ्लो क्या होता है? थ्रेड होता है। इसको हम थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन या थ्रेड ऑफ कंट्रोल भी बोल देते हैं। थ्रेड्स जो है लाइट वेट प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है? लाइट वेट। और प्रोसेस कैसी होती है? वो होती है हैवी वेट। थ्रेड क्या होती है? लाइट वेट। एंड प्रोसेस कैसी होती है? हैवी वेट होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो थ्रेड्स होती है ना ये इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर 3 थ्रेड्स है तो तीनों थ्रेड्स क्या रहेंगी? इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट होंगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि उन सब का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन पाथ भी होगा। थ्रेड इज ए सेपरेट एग्जीक्यूशन पाथ। अब देखो इसके अलावा थ्रेड्स क्या होती है? थ्रेड्स आर lightweight process that operating system can schedule and run concurrently with other थ्रेड्स। मतलब कि जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 थ्रेड्स है, मैंने एक प्रोसेस को कितनी थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया? 3 थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 एंड 3। अब ये तीनों थ्रेड्स क्या है? इंडिपेंडेंट है, पहली बात। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन तीनों का अपना एक अलग एग्जीक्यूशन पाथ होगा। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इनको शेड्यूल करेगा और रन करेगा। क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? इनको शेड्यूल करेगा और इनको रन करेगा विद अदर थ्रेड्स। क्योंकि ये 3 थ्रेड है, अब तीनों थ्रेड को हमें मैनेज तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी। तो ये सब कौन करेगा? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा। इतनी बात आपको समझ आई कि थ्रेड क्या होती है। अब आगे देखो कि एक प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड हो सकती है और हर थ्रेड का मतलब क्या होता है? धागा। हर थ्रेड का एक अपना अलग प्रोग्राम काउंटर होगा, अपने रजिस्टर होंगे, अपने ही कंट्रोल ब्लॉक्स होंगे। ठीक है,
यहाँ इस डायग्राम में देखिए, जैसे कि धागे कई होते हैं वैसे ही प्रोसेस को भी कई थ्रेड, कई धागों में बांट दिया गया है। अब इस प्रोसेस को हमने 3 थ्रेड में बांटा है। कितनी थ्रेड में? 3 थ्रेड में बांटा है, 1, 2 एंड 3। अब तीनों थ्रेड का अपना अलग प्रोग्राम कोड है, पीसी रजिस्टर है एंड अदर्स, स्टैक होगी। तीनों का ही क्या होगा? अपना एक कोड, अपना रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर और क्या होगा? स्टैक होगा। इतनी बात समझ आई? अब देखिए कि नीड ऑफ थ्रेड, थ्रेड की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके लिए 4 पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट्स है वो हमारे पास? तो देखिए, एक प्रोसेस को क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए, और एक थ्रेड को क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, तो इसीलिए थ्रेड करना इजी है, थ्रेड को क्रिएट करना आसान रहेगा। सेकंड बात, जो थ्रेड है वो एक कॉमन डेटा को शेयर कर सकते हैं विदाउट इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब उनको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही डेटा को शेयर कर लेंगे। थर्ड पॉइंट, जो थ्रेड्स होती है उनके अंदर कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होती है। क्या होती है? और इसको हम थ्रेड कंटेक्स्ट स्विचिंग भी बोल देते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक थ्रेड को टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लगता है एक प्रोसेस से। तो क्या क्या पॉइंट हुए कि एक थ्रेड को क्रिएट करने में कम टाइम लगता है, टर्मिनेट करने में भी कम टाइम लगता है, फास्टर होती है, और उसके अलावा ये कॉमन डेटा शेयर कर सकती है। इसीलिए हमें थ्रेड की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ थ्रेड, 2 टाइप्स है, कर्नल लेवल और यूज़र लेवल। यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जो यूज़र लेवल थ्रेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इन थ्रेड के बारे में नहीं पता होता, ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं याद होता कि कौन सी यूज़र लेवल थ्रेड एग्जीक्यूट होके गई। सेकंड पॉइंट, इजी होता है इम्प्लीमेंट करने में। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर एक यूज़र लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाती है तो वो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, जो कर्नल लेवल थ्रेड है उसको यूज़र लेवल थ्रेड के बारे में जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो फिर भी यूज़र लेवल थ्रेड को मैनेज करता है तो वो उसको एक सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस की तरह मैनेज करेगा। एग्जाम्पल, जावा थ्रेड और पोजिक्स थ्रेड एट्सेट्रा। एडवांटेज देखिए, ये फास्टर है, एफिशिएंट है, कंटेक्स्ट स्विचिंग टाइम कम होता है, और इट डज नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। डिसएडवांटेज क्या है यहाँ पे कि थ्रेड और कर्नल के बीच में कोऑर्डिनेशन कम होता है। सेकेंड पॉइंट, अगर थ्रेड के अंदर कोई पेज फॉल्ट आ जाए तो पूरी प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है। जैसे यूज़र लेवल थ्रेड है, इसको कोई सिस्टम कॉल आया, सिस्टम कॉल आने के बाद ये थ्रेड क्या हो गई? ब्लॉक हो गई, और इसीलिए प्रोसेस भी क्या हो गई? ब्लॉक हो गई। कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है? देखो, यहाँ पे मेरे पास 3 यूज़र लेवल थ्रेड है, और ये तीनों थ्रेड कहाँ होंगी? यूज़र स्पेस में होंगी, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, एक यूज़र स्पेस और एक कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस में मेरी कर्नल लेवल थ्रेड्स होंगी। हर एक थ्रेड के लिए देखिए एक कर्नल लेवल थ्रेड यहाँ पे है। अब यूज़र स्पेस को अगर कर्नल स्पेस या यूज़र लेवल थ्रेड को कर्नल लेवल थ्रेड से कम्युनिकेट करना है तो सिस्टम कॉल से कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे। अब 3 यहाँ पे कर्नल लेवल थ्रेड है, एक प्रोसेस पीके। इतनी बात समझ में आई। जो कर्नल लेवल थ्रेड है इनको ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखता है। सेकंड पॉइंट देखिए कि यहाँ पे एक टीसीबी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक भी होगा और उसके अलावा एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी होगा। पीसीबी हमने जब हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे वहाँ पे हमने इनके बारे में देखा था कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। वैसे ही थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक होता है, ये थ्रेड की इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास। तो क्या होगा हमारे पास? हर एक थ्रेड के लिए एक टीसीबी होगा और एक पीसीबी होगा। थर्ड पॉइंट, इनको कौन इम्प्लीमेंट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फोर्थ, कर्नल को सभी थ्रेड्स के बारे में पता होगा, वो उनको मैनेज करेगा। सिस्टम कॉल की हेल्प से वो यूजर स्पेस से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है। 6th पॉइंट क्या है? इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है एंड कंटेक्स्ट स्विचिंग में ज़्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू यूजर लेवल थ्रेड। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट,
अगर एक कर्नल लेवल थ्रेड ब्लॉक हो जाती है तो थ्रेड के एग्जीक्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कंटिन्यू रहता है। एग्जाम्पल है विंडोज सोलारिस। एडवांटेजेस क्या क्या है कि यहाँ पे एक शेड्यूलर होगा जो डिसाइड करेगा कि कौन सी थ्रेड कब एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे ये जो कर्नल लेवल थ्रेड है उनको कब यूज़ करना ठीक रहता है, जब हमें कोई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करना हो। जैसे मान लीजिए 3-4 फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी अगर आप ब्लॉक कर दे तो बाकी क्या पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये क्या थी, कर्नल लेवल थ्रेड। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ये स्लोअर होती है। और कर्नल थ्रेड जो है वो मैनेज एंड शेड्यूल ऑल थ्रेड। कंपोनेंट्स ऑफ थ्रेड 3 है, एक प्रोग्राम काउंटर, एक रजिस्टर सेट और एक क्या होगा इसके अंदर स्टैक स्पेस। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, प्रोग्राम काउंटर होंगे, रजिस्टर सेट और स्टैक स्पेस। तो देखिए सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि सिंक्रोनाइज करना, तालमेल बैठाना। सिंक्रोनाइजेशन का क्या मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन बैठाना, तालमेल बैठाना किन्हीं 2 या 2 से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में। तो यहाँ देखिए, it is the way by which processes that share the memory space are managed in an operating system। कि मान लीजिए हम क्या शेयर कर रहे हैं, हम मेमोरी शेयर कर रहे हैं। अब बहुत सारी प्रोसेस उस मेमोरी स्पेस को क्या कर रही है, शेयर कर रही है, एक ही टाइम पे यूज़ कर रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है कि वो उस मेमोरी स्पेस को मैनेज करे, सिंक्रोनाइज करे। इस डायग्राम में 3 प्रोसेस दी गई है, ए बी सी। ए क्या कर रही है, रीड कर रही है, बी क्या कर रही है, राइट कर रही है और सी क्या कर रही है, रीड। अब अगर तीनों ही रीड कर रही होती तो कोई इशू नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन ए और सी रीड कर रही है और उसी टाइम पे बी प्रोसेस उसके अंदर कुछ राइट कर रही है। अब क्या होगा, रीड करते करते इन दोनों ए और सी को बी ने कुछ अपडेट कर दिया, तो ए और सी को क्या वैल्यू मिलेगी, क्या वैल्यू दिखाई देगी, ये सब कौन मैनेज करेगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। एंड इसी चीज़ को हम सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं कि ए और सी को कौन सी वैल्यू दिखाई दे, कोई गलत वैल्यू ना दिखाई दे, पहले वाली दिखाई देगी या बाद वाली दिखाई देगी। ये सब क्या होता है, ये हमें सिंक्रोनाइज करना होता है। तो अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ गए होंगे कि सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि कैसे हम इन 3 प्रोसेस में तालमेल बैठाए कि वो मेमोरी जो शेयर मेमोरी है जो यूज़ कर रही है उसकी वैल्यू को कैसे वो कंसिस्टेंसी से देख पाए। अब देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेसेस in a multiprocessor system to ensure that they access shared resources in a controlled and predictable manner। मतलब सिंक्रोनाइजेशन क्या है, पहले बात ये देखिए कि हमारे पास क्या होती है, हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती है। उन बहुत सारी प्रोसेस को क्या करती है, वो रिसोर्सेज को भी शेयर कर रही होती है वहाँ पर। तो हमें वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन बैठाना है कि वो जो उन रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है वो एक अच्छे तरीके से उनको यूज़ कर पाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, डेडलॉक ना आ जाए, वो भी क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन करना ही होता है। अब यहाँ पे एम क्या है सिंक्रोनाइजेशन का, फर्स्ट एम क्या है कि रेस कंडीशन को रिमूव करना। रेस कंडीशन हम आगे देखेंगे, रेस कंडीशन को रिमूव करना और कोई सिंक्रोनाइजेशन इशू आ रहा है उसको भी रिमूव करना। सेकंड पॉइंट देखिए, अगर मल्टीपल प्रोसेसेस रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है, शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर रही है तो बिना इंटरफेयर के वो एक्सेस करें। थर्ड पॉइंट देखिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना। क्या पॉइंट है यहाँ पे, डेटा इनकंसिस्टेंसी मतलब 2 प्रोसेस ने एक साथ डेटा को अपडेट कर दिया तो दोनों ही प्रोसेस अपने कह रही है कि मेरा रिजल्ट ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगी, डेटा इनकंसिस्टेंसी का इशू आएगा।
अब देखिए वाई सिंक्रोनाइजेशन इज नेसेसरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये डेटा कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को बनाए रखता है, और सेकंड डेडलॉक के आने के चांसेस को अवॉइड करता है, डेडलॉक अवॉइड करना और बाकी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को भी यहाँ पे वो दूर करने के लिए, जैसे कि रेस कंडीशन हो गई, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम हो गई, इन सब को दूर करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन टूल्स की रिक्वायरमेंट हुई। सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इतना आपको समझ में आ गया। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठाना मल्टीपल प्रोसेसेस के अंदर। अब बात कर लेते हैं सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे हमारे पास प्रोसेस टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस और कोऑपरेटिव प्रोसेस। इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है कि एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन दूसरी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में कोई इफेक्ट ना डाले। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होती है, उसमें वो इफेक्ट डालेंगे दूसरी प्रोसेस में भी, नाम ही है कोऑपरेटिव, कोऑपरेट कर रहे हैं ना। अब कोऑपरेटिव प्रोसेस के अंदर ही सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, शेयर्ड किया जाता है। कौन सी प्रॉब्लम आती है, रेस कंडीशन की प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पे देखो एक पीटरसन सॉल्यूशन, ये क्या है, एक एल्गोरिदम है, इज ए क्लासिकल सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। एडवांटेजेस क्या क्या है, डेटा इनकंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, रेस कंडीशन अवॉइड हो जाती है, प्रिवेंट्स इनकंसिस्टेंट डेटा, सपोर्ट्स एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ शेयर्ड रिसोर्स। डिसएडवांटेज क्या है, ओवरहेड बढ़ जाता है, हमारा बर्डन बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और डेडलॉक आने के चांसेस भी रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम कॉन्करेंसी क्या होती है। अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन देखा, अब कॉन्करेंसी देखिए। कॉन्करेंसी का मतलब है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू हैंडल मल्टीपल टास्क ऑफ प्रोसेस एट द सेम टाइम। कॉन्करेंसी या हम कहें कि कॉन्करेंट टास्क, इसका मतलब क्या है कि एक साथ बहुत सारी प्रोसेस क्या हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, वो क्या हो गई, कॉन्करेंसी हो गई। अब कॉन्करेंसी क्यों जरूरी है, क्योंकि आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है, रियल टाइम प्रोसेसिंग में है और पैरेलल कंप्यूटिंग में यूज करते हैं। अब इन सब में क्या होता है, इन सब में मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ रन करती है, तो अगर एक साथ रन कर रही है तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, कॉन्करेंसी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्करेंसी के बारे में देखेंगे। एक बार समझ लीजिए कि कॉन्करेंसी क्या है। कॉन्करेंसी मतलब मल्टीपल टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और सिंक्रोनाइजेशन क्या है, उन टास्क में तालमेल बैठाना। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, are designed to ensure that multiple process or threads can execute efficiently and effectively without interfering each other or causing deadlock। मतलब ये जो बहुत सारी प्रोसेस या थ्रेड्स एक साथ जो एग्जीक्यूट हो रही है ना, वो बिना एक दूसरे में इंटरफेयर किए एग्जीक्यूट हो और डेडलॉक भी ना आए। अब बात करते हैं इन सब को हम, ये जो कॉन्करेंसी अब ये सब कैसे मैनेज होगी। देखिए इंटरलीविंग फर्स्ट पॉइंट है। इंटरलीविंग का क्या मतलब है कि इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल प्रोसेस और थ्रेड्स, या आप इस तरह से समझ सकते हो कि इंटरलीव्ड प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस है उसको हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, एक शेड्यूलर यूज करता है, वो ये देखने के लिए कि कौन सी प्रोसेस और कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट होगी एक गिवन टाइम में। ये बात आपको समझ आ गई। इसके लिए क्या होगा, अगर ये एग्जीक्यूट करेगा शेड्यूलर, ये सब मैनेज करेगा, तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, सीपीयू का काफ़ी अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा और हर एक प्रोसेस को एक फेयर चांस मिलेगा सीपीयू यूज करने का। तो ये क्या थी, इंटरलीविंग प्रोसेस। इतना आपको समझ में आया। इंटरलीविंग में हम क्या कर देते हैं, उस प्रोसेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन हमने अभी देखा, मतलब क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन बैठाता है मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में। और ये कोऑर्डिनेशन कैसे बैठ सकता है, हम सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स यूज करते हैं, जो कि क्या क्या है, लॉक्स,
सीमाफोर और मॉनिटर। ये प्रिमिटिव जो है अलाउ करती है प्रोसेस और थ्रेड टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इन प्रिमिटिव्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे शेयर्ड रिसोर्सेज है, जो कि मेमोरी होती है या कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उनको अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस या थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, मतलब कि वो शेयर्ड रिसोर्स को यूज करेगी। अब ये कैसे होगा, ये होगा लॉक और सीमाफोर को यूज करके। कौन सी टेक्निक यूज हो रही है यहाँ पे, लॉक्स और सीमाफोर। फोर्थ पॉइंट क्या है, डेडलॉक अवॉइडेंस। अब डेडलॉक कैसे अवॉइड किया जा सकता है यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ और डेडलॉक प्रिवेंशन एल्गोरिदम होती है डेडलॉक अवॉइड करने के लिए। अगर कॉन्करेंसी के अंदर ये सारी चीजें आ जाए तो हम इस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिसोर्सेज को एलोकेट करेगी। कौन कौन से रिसोर्स, जैसे मेमोरी, सीपीयू टाइम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब वो रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करे, हर प्रोसेस को टाइम में मिले, तो ये सब किससे होगा, ये होगा हम शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स यूज करके। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, प्रोसेस और थ्रेड कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेस है और जो थ्रेड्स है वो क्या करे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करे। कौन सी टेक्निक्स यूज होंगी यहाँ पे, सीमाफोर और मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है क्योंकि बहुत सारे टास्क एक साथ होते हैं और प्रोसेसिंग टाइम भी कम हो जाता है। सेकंड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, इनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे। थर्ड है रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब कि वो कितने टाइम में रिस्पॉन्ड कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। और ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये होता है रियल टाइम सिस्टम में या इंटरेक्टिव एप्लीकेशंस में, जैसे कि गेमिंग हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, जैसे हम क्लिक करें और रिस्पॉन्स आए कोई वो। फोर्थ पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है कि हम स्केलेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बाय अलाउइंग इट टू हैंडल एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टास्क एंड यूजर विदाउट डिग्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि टास्क भी इंक्रीज हो जाए और परफॉर्मेंस भी कम ना हो। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक टास्क फेल हो जाए तो बाकी में कोई इफेक्ट ना पड़े। अब कॉन्करेंसी में कौन कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, ये प्रॉब्लम जो होती है इनको डीबग और डायग्नोज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम है वो, जैसे डेडलॉक आता है, स्टारवेशन आ जाता है, रेस कंडीशन आती है, यहाँ पे मेमोरी कंसिस्टेंसी का मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग है यहाँ पे, और प्रायोरिटी इन्वर्जन। प्रायोरिटी इन्वर्जन का मतलब क्या है कि एक लो प्रायोरिटी की प्रोसेस ने अगर कोई रिसोर्स होल्ड किया हुआ है तो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस अगर वेट कर रही है, ब्लॉक हो गई है, तो मतलब क्या है, ये एक प्रायोरिटी इन्वर्जन है। इतनी बात आपको समझ में आई, सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉन्करेंसी। तो देखिए रेस कंडीशंस क्या होती है, तो सबसे पहली बात ये जानिए कि जो रेस कंडीशन है वो मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आती है। किस कॉन्सेप्ट के अंदर आती है, मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या हम कहें मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आती है। अगर अच्छे से ना मैनेज की जाए तो डेडलॉक भी आ सकता है। अब ये मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, तो मल्टी थ्रेडिंग वो होता है जिसके अंदर हम एक टास्क को मल्टीपल सिंगल थ्रेड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और फिर ये थ्रेड्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती है, फिर चाहे किसी भी ऑर्डर में हो, सीक्वेंशियली ऑर्डर में हो या फिर वो नॉन सीक्वेंशियल ऑर्डर में हो, लेकिन काम कंप्लीट होना चाहिए। तो ये क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग होती है। अब देखिए रेस कंडीशन क्या होती है, तो रेस कंडीशन इज ए सिचुएशन दैट डेवलप्स व्हेन मैनी थ्रेड्स शेयर ए रिसोर्स और एग्जीक्यूट द सेम पीस ऑफ कोड इन ए मल्टी थ्रेडेड कॉन्टेक्स्ट। मतलब कि जब कोई
एक से ज़्यादा थ्रेड्स क्या करती है, या तो कोई रिसोर्स को शेयर कर रही है वो, या फिर एक ही कोड को क्या कर रही है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अगर ऐसी कंडीशंस है तो अब कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, रेस कंडीशन आ सकती है। कब आ सकती है, या तो वो रिसोर्सेज को शेयर कर रही है या फिर वो किसी एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर वो दोनों एक ही कोड को एग्जीक्यूट कर रही है, हमारे जो डेटा है उसके इनकंसिस्टेंस होने के क्या हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए कैसे बढ़ जाते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सिचुएशन है जिसके अंदर वो डिवाइस या सिस्टम या प्रोसेस या थ्रेड जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या कर रहे हैं, एक साथ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस वो भी एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही कोड के ऊपर। अब क्या होगा, सभी अपनी अपनी तरफ से आउटपुट जनरेट करेंगे, लेकिन वो सेम टाइम पे जनरेट कर रहे हैं तो वो किसकी आउटपुट सही होगी, ये क्या हो जाती है, एक रेस कंडीशन की प्रॉब्लम हो जाती है। सेकंड पॉइंट, रेस कंडीशन क्रिटिकल सेक्शन एरिया के अंदर भी आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि कहाँ कहाँ पे आता है रेस कंडीशन। तो यहाँ पे देखिए रेस कंडीशन मल्टी थ्रेडिंग में आती है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन में और क्रिटिकल सेक्शन एरिया में भी ये प्रॉब्लम आती है। इतनी बात आपको समझ आई कि रेस कंडीशन क्या होती है। रेस कंडीशन की वजह से जो हमारी आउटपुट है वो इनकंसिस्टेंट हो जाती है, क्योंकि सभी प्रोसेस कहती है कि मेरी आउटपुट करेक्ट है, लेकिन वो सेम टाइम पे उन्होंने वो आउटपुट को जनरेट किया होता है। अब देखिए पीसीपी क्या होती है, ये एक रेस कंडीशन इन पीसीपी कैसे आती है वो हम देखेंगे। पीसीपी की फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी हम इसको बोल देते हैं। अब पीसीपी के अंदर रेस कंडीशन कैसे आती है वो हम देखेंगे। तो देखिए जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम है इसके अंदर हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक बफर होता है। क्या होता है, एक बफर होता है और उस बफर के अंदर मान लीजिए n स्लॉट्स है। कितने स्लॉट्स है हमारे पास, n, और हर एक स्लॉट क्या करेगा, एक डेटा यूनिट को होल्ड करके रखता है। हर स्लॉट के अंदर एक डेटा यूनिट होती है। यहाँ पे दो ऑपरेटर्स काम करेंगे, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, जो इन बफर्स को यूज करेंगे। अब ये बात और ध्यान रखिएगा, जो ये पीसीपी होती है ना वो किस कैटेगरी में आती है, वो क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन की कैटेगरी में आती है। दूसरी बात, जो प्रोड्यूसर होता है वो यहाँ पे डेटा को क्या कर रहा है, चेंज कर सकता है, और जो कंज्यूमर है वो केवल डेटा को रीड करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो इस कंडीशन में हमारे पास दो सिनारियो, दो सिचुएशन आ जाती है। क्या क्या होती है दो सिचुएशन। पहली सिचुएशन में मान लीजिए कि जो प्रोड्यूसर है उसकी प्रोड्यूसर थ्रेड जो है वो क्या है, स्लो। पहली कंडीशन में हम मान लेते हैं कि प्रोड्यूसर स्लो काम कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बैंक का एग्जांपल लेके चलते हैं। मेरे बैंक बैलेंस में, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में मान लीजिए 1700 रुपीज़ है। मैंने 2000 क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, और मुझे 2500 सेम डे कुछ टाइम के बाद क्या करने हैं, विदड्रॉ करने हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि प्रोड्यूसर थ्रेड क्या है, स्लो है तो मतलब उसने अभी तक हमारा अकाउंट बैलेंस को अपडेट ही नहीं किया। अभी तक हमारा अकाउंट बैलेंस पहले वाले बैलेंस को यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो अब अगर मैं 2500 को रिमूव करूंगी, विदड्रॉ करूंगी, तो वो तो मैं नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि जो कंज्यूमर थ्रेड्स है वो यहाँ पे क्या है, फास्टर है देन दी प्रोड्यूसर थ्रेड। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें एक इशू आएगा कि बैंक बैलेंस हमारा अपडेट नहीं हुआ और हम विदड्रॉ भी नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड सिनारियो में क्या होता है, मान लीजिए प्रोड्यूसर थ्रेड ज़्यादा फास्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, डेटा को रीड कर रहा है। ठीक है, डेटा को रीड कर रहा है कि उसने पढ़ा कि उसका बैंक बैलेंस 1500 है। अचानक क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने डेटा अपडेट कर दिया। अब उसको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये भी क्या होती है, एक यहाँ पे प्रॉब्लम राइज हो जाती है। तो ये क्या थी हमारी पीसीपी, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम।
अब सेकंड यहाँ पे क्या आता है, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम या फिर हम कहें क्रिटिकल सेक्शन एरिया। पहले देखिए क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है। क्रिटिकल सेक्शन इज ए कोड सेगमेंट वेयर दी शेयर्ड वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। हम कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा स्पेस है, एक जहाँ पे क्या एक्सेस होगा, हमारा शेयर्ड रिसोर्स, शेयर्ड वेरिएबल को जहाँ पे हम रख देंगे और वो वहाँ पे एक्सेस होगा। जैसे इसके अंदर एक एंट्री सेक्शन है, एक क्रिटिकल सेक्शन है, एक एग्जिट सेक्शन है और एक रिमाइंडर सेक्शन है। ठीक है, अब ये जो एग्जीक्यूशन बिफोर द क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ पे है, वो हमारा इनिशियल सेक्शन है, और एग्जीक्यूशन आफ्टर द क्रिटिकल सेक्शन वो कहाँ जाएगा, वो रिमाइंडर सेक्शन में जाएगा। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अब क्रिटिकल सेक्शन में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एटॉमिक एक्शंस की। और एटॉमिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रोसेस एक बार में एक टाइम में क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो सकती है। एटॉमिक एक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ही प्रोसेस एक बार में एग्जीक्यूट होंगी और बाकी क्या करेंगी, वेट करेंगी। इतनी बात समझ में आई। अब ऊपर हमने देखा एक एंट्री सेक्शन था, ये क्या करता है, ये एंट्रीज को हैंडल करेगा, जो जो प्रोसेस आ रही है उनकी एंट्रीज को हैंडल करेगा, उनको रिसोर्स कौन से चाहिए वो उनको एलोकेट करवाएगा। एग्जिट सेक्शन का काम क्या है, ये एग्जिट को हैंडल करेगा और जो रिसोर्सेज रिलीज हुए हैं उनको हैंडल करेगा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ आई कि एग्जिट सेक्शन और एंट्री सेक्शन। आगे देखिए कि ए रेस कंडीशन इज ए सिचुएशन दैट में अकर इनसाइड क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी ये रेस कंडीशन आ सकती है। कब, दिस हैपन्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल थ्रेड एग्जीक्यूशन इन क्रिटिकल सेक्शन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर इन विच थ्रेड एग्जीक्यूट। मान लीजिए मेरे पास 3 थ्रेड है, 1 2 3, ठीक है, उनका करेक्ट ऑर्डर ये था कि पहले 1 एग्जीक्यूट होगी, फिर 2 एग्जीक्यूट होगी और फिर 3 एग्जीक्यूट होगी। अगर वो इसी थ्रेड में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगी तो हमारी रिजल्ट एकदम करेक्ट आएगा। लेकिन वो एग्जीक्यूट कैसे हुई, वो एग्जीक्यूट हुई कि पहले 1 ने क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री की, उसके बाद 3rd ने करी और फिर 2nd ने करी। अब जब उनका ऑर्डर ही चेंज हो गया है तो रिजल्ट तो चेंज होगा ही ना। तो इसी चीज के लिए कौन सी चीज आती है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस हम यूज करते हैं। दूसरी क्या यूज कर सकते हैं हम, दूसरा हम लॉक्स और एटॉमिक वेरिएबल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। एटॉमिक वेरिएबल्स के साथ साथ हम लॉक्स को भी यूज कर सकते हैं। अब आगे देखिए कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज ए डिजाइन ए प्रोटोकॉल दैट द प्रोसेस कैन यूज टू कोऑपरेट। मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या है, एक प्रोटोकॉल है जो कि एक प्रोसेस यूज करती है। अब इस प्रोटोकॉल में 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है। कौन कौन सी 3 कंडीशंस हैं। फर्स्ट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब कि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक बार में एक प्रोसेस जाएगी। अगर P1 क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो रही है और बाकी की प्रोसेस क्या करेंगी, वो बाहर वेट करेंगी उसके फ्री होने का। सेकंड कंडीशन है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो रही, अब कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट होना चाहती है तो केवल वही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री लेगी जो रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है। रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है तभी वो क्रिटिकल सेक्शन की क्यू में ऐड होगी। ठीक है, थर्ड आता है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का मतलब है कि हर एक प्रोसेस का एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होगा, मतलब कि उसका एक लिमिटेड वेटिंग टाइम होगा, ऐसा नहीं है वो इनफिनिफाइनाइट टाइम के लिए वेट करेगी। और सेकंड, एक प्रोसेस को कितने टाइम के लिए कितनी बार क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री मिल सकती है ये भी डिफाइन किया गया होगा। जब उसकी जो नंबर ऑफ टाइम उसके डिफाइन किए गए थे, डिसाइड किए गए थे, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के बारे में। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने अभी तक देखते हुए आए हैं कि ये एक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कोई भी 2 प्रोसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। ठीक है,
सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक जो है बीइंग यूज्ड मस्ट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर उसने ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं किया तो उसके अंदर रेस कंडीशन की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेटिस्फाई करने के लिए, सिंक्रोनाइजेशन को अच्छे से यूज करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है उसकी जरूरत क्यों हुई, क्योंकि कॉन्करेंसी की वजह से। कॉन्करेंसी की वजह से मतलब कैसे कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो रही है, तो इसीलिए हमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट हुई। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी कॉन्करेंट प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं। तो देखिए एक से ज़्यादा इंटरप्ट एक साथ हैंडल किए जाते हैं। उसके अलावा जो प्रोसेस होती है इंटरलीव्ड प्रोसेस या कोई प्रिमिटिव शेड्यूल्ड प्रोसेस है उनको हैंडल करना होता है। थर्ड पॉइंट, कोई मल्टी प्रोसेसर क्लस्टर है जो कि मेमोरी को शेयर कर रहा है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इन सब में कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है और इन सब को अच्छे से हैंडल करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड्स कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में यूज होता है टू अवॉइड द साइमल्टेनियस यूज ऑफ ए कॉमन रिसोर्स सच एज ए ग्लोबल वेरिएबल बाय पीस ऑफ कंप्यूटर कोड कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन। मतलब कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है किसी एक कॉमन रिसोर्स को साइमल्टेनियसली यूज होने से रोकता है, दूसरा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा प्रोसेस जाने से रोकता है। अगर एक प्रोसेस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही है तो दूसरी प्रोसेस उसके खत्म होने का, कंप्लीट होने का वेट करेगी। जैसे कि प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रोसेस प्रिंट होती है। अब यहाँ पे देखिए कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। 4 कंडीशन है, क्या क्या। व्हेन यूजिंग शेयर्ड रिसोर्स, जब हम कोई रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए कि इट इज इम्पोर्टेंट टू एंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन बिटवीन वेरियस प्रोसेस। म्यूचुअल एक्सक्लूजन वहां पे होना चाहिए अगर आप रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, हमें पहले से अजम्पशन नहीं बना लेना चाहिए कि उन प्रोसेसेस की स्पीड क्या होगी, जैसे हमने पीसीपी में देखा कि वहां पे स्पीड मिसमैच थी। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं तो कोई दूसरी प्रोसेस जो बाहर वेट कर रही है वो एक दूसरी प्रोसेस के साथ कोई रुकावट ना पैदा करे, एक दूसरे प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में रुकावट पैदा ना करे। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो क्रिटिकल सेक्शन है मस्ट बी एक्सेसिबल बाय मल्टीपल प्रोसेस इन ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक प्रोसेस इनफाइनाइट लूप के लिए वेट नहीं करेगी। अप्रोचेस क्या क्या यूज होती हैं, सॉफ्टवेयर मेथड अगर आप यूज कर रहे हो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में तो उसमें एरर आते हैं। हार्डवेयर मेथड जो है फास्टर है लेकिन वो कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देता, डेडलॉक आ जाता है। थर्ड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड। इस एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि आप शॉपिंग मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, लेकिन आपको वहाँ पे एक ही चेंजिंग रूम है और आपको ट्रायल रूम यूज करना है। तो एक बार में अगर किसी एक पर्सन ने वो ऑक्यूपाई कर लिया तो दूसरा पर्सन क्या करता है, वेट करता है। वहाँ पे चेंजिंग रूम एज ए क्रिटिकल सेक्शन है। अब चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी, सीमाफोर की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, सीमाफोर्स की बात करेंगे। सीमाफोर क्या होता है, देखो अभी हमने डिस्कस किया कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एंड म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हमने देखा था डेडलॉक में भी एक कंडीशन होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब यहाँ देखो कि जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम एक टूल का यूज करते हैं जिसे हम सिंक्रोनाइजेशन टूल कहते हैं। एंड इस टूल को का नाम क्या है आपका, सीमाफोर है, ठीक है। To overcome the mutual exclusion problem, a synchronization tool called semaphore is used. अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई म्यूचुअल एक्सक्लूजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन से टूल का यूज करोगे, तो आंसर क्या रहेगा आपका, सीमाफोर रहेगा। सीमाफोर क्या है आपका, एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है। सीमाफोर आपका किस टाइप का मैकेनिज्म है, एक सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, क्योंकि ये सिग्नल्स को फॉलो करता है कि वेट करना है या फिर सिग्नल देना है। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा जो सीमाफोर है उसके अंदर कितने ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसके अंदर आपके बेसिकली 2 ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एंड उन ऑपरेशंस का नाम क्या रहेगा, वेट
एंड सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भाई सीमाफोर एक इंटीजर वेरिएबल है। देखो डायरेक्टली ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि सीमाफोर आपका किस टाइप का वेरिएबल रहेगा। सीमाफोर इज एन इंटीजर वेरिएबल, जिसको हम उस इंटीजर वेरिएबल को केवल हम दो ही ऑपरेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। एंड वो दो ऑपरेशन, वो दो फंक्शन कौन से हैं आपके, वेट फंक्शन और सिग्नल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करेंगे किसके, टाइप्स ऑफ सीमाफोर्स की। तो हमारे पास कितने टाइप्स है सीमाफोर के, दो टाइप्स है। कौन कौन से हैं, एक है आपका बाइनरी सीमाफोर, एक है आपका काउंटिंग सीमाफोर। इतना हमें पता चल गया। सीमाफोर क्या होता है, वेट एंड सिग्नल, इसके अंदर दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। सीमाफोर आपका एक इंटीजर वेरिएबल है। सीमाफोर आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक सिंक्रोनाइजेशन टूल की तरह यूज होता है। सीमाफोर के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बाइनरी सीमाफोर, एक होता है काउंटिंग सीमाफोर। अब हम इन दोनों सीमाफोर को थोड़ा थोड़ा वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बाइनरी सीमाफोर क्या होता है, बाइनरी सीमाफोर में की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, और इनको हम म्यूटेक्स लॉक्स भी बोल देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लॉक्स कैन प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बाइनरी सीमाफोर का दूसरा नाम क्या है, म्यूटेक्स लॉक्स। अब यहाँ पे देखिए, ऑल दी प्रोसेस कैन शेयर द सेम म्यूटेक्स सीमाफोर दैट इज इनिशियलाइज टू 1। क्या मतलब हुआ कि जिसकी वैल्यू 1 है, अगर वैल्यू 1 है तभी क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन को शेयर करेगा। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो क्या करेगा, जब तक उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक वो क्या करेगी, प्रोसेस वेट करेगी। समझ आई इतनी बात। 0 और 1 केवल दो ही वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। अगर हमारी जो वैल्यू है प्रोसेस, उसने अगर वैल्यू 1 की है म्यूटेक्स सीमाफोर की, इसका मतलब वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। अगर कोई वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो इसका मतलब बाइनरी सीमाफोर या म्यूटेक्स सीमाफोर की वैल्यू 1 है। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगी, बाहर आ जाएगी म्यूटेक्स सीमाफोर से, क्रिटिकल सेक्शन से, तो वापस से वो म्यूटेक्स सीमाफोर की वैल्यू को 0 कर देगी और कोई दूसरी प्रोसेस उसके अंदर एंटर हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, अगर प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो उसका मतलब बाइनरी सीमाफोर की वैल्यू 1 है, और कोई प्रोसेस वेट करेगी कब तक, जब तक कि वो वैल्यू 0 ना हो जाए। ठीक है, काउंटिंग सीमाफोर क्या होता है, काउंटिंग सीमाफोर के अंदर कोई भी वैल्यू यूज हो सकती है, 0 और 1 ही जरूरी नहीं है। उसके अलावा काउंटिंग सीमाफोर को हम कब यूज करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई रिसोर्स है और उसकी हमारे पास 10 कॉपी अवेलेबल है। अब उन 10 कॉपी को हमें अच्छे से मैनेज करना है, अच्छे से यूज करना है, इसीलिए काउंटिंग सीमाफोर की रिक्वायरमेंट हुई। इतनी बात समझ आई। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, उन लिमिटेशन में ही उस रिसोर्स को अच्छे से यूज करना है, इसीलिए रिक्वायरमेंट हुई। काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू क्या होगी, वो जो रिसोर्स है उसकी जो कॉपी अवेलेबल है, जिसको हम इंस्टांस बोल देते हैं, मान लीजिए वो हमारे पास 10 कॉपी अवेलेबल है उसकी, तो काउंटिंग सीमाफोर की वैल्यू भी 10 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक प्रोसेस कोई रिसोर्स को यूज करना चाहती है तो सबसे पहले वो ये देखेगी कि उसकी कोई इंस्टांस, उसकी कोई कॉपी अवेलेबल है या नहीं, मतलब कि 0 से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करेगी और उसकी वहां से एक इंस्टांस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा वो बाहर आएगी, वैसे ही काउंटिंग सीमाफोर में वो इंस्टांस क्या बढ़ जाएगी, एक फिर से बढ़ जाएगी। अब देखिए, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कैन बी सोल्व्ड बाय सॉफ्टवेयर एज वेल एज ए हार्डवेयर सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन क्या था, एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन था। पीटरसन एल्गोरिदम के अंदर हम दो या उससे ज्यादा प्रोसेस जो है एक सिंगल यूजर रिसोर्स को शेयर करती है विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हार्डवेयर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे यहाँ पे हम, हार्डवेयर सॉल्यूशन की।
तीन टेक्निक यूज होती है। फर्स्ट है टेस्ट एंड सेट, सेकंड स्वैप और थर्ड है अनलॉक एंड लॉक। टेस्ट और सेट क्या होता है, इसके अंदर एक बुलियन वेरिएबल यूज होता है जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है। अब एक लॉक वेरिएबल डिटरमाइन करेगा एंट्री ऑफ प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। ये जो लॉक वेरिएबल है क्या डिटरमाइन करेगा, एंट्री ऑफ प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन। अब अगर कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो जो लॉक वैल्यू है वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा कि इसमें कोई क्यू मेंटेन नहीं होती है। अगर कोई और प्रोसेस आती है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए तो वो क्या करेगी, वो ये व्हाइल लूप को चेक करेगी जो कि हर बार उसको ट्रू वैल्यू दे रहा है। जब ये फॉल्स वैल्यू दे देगा तब वो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंट्री कर जाएगी। इतनी बात समझ आई, ये था टेस्ट एंड सेट। सेकेंड जो मेथड इसके अंदर आता है वो है स्वैप। स्वैप के अंदर दो बुलियन वेरिएबल्स यूज होते हैं, एक है लॉक और एक होता है की। स्टार्टिंग में दोनों ही क्या होते हैं, फॉल्स सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड है यहाँ पे अनलॉक एंड लॉक। अनलॉक एंड लॉक के अंदर तीन वेरिएबल यूज होते हैं, एक होता है लॉक, एक होता है की और थर्ड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वेटिंग। क्या होता है, वेटिंग। इट एंश्योर्स बाउंडेड वेटिंग, मतलब कि कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइटली के लिए वेट ना करे। यहाँ पे एक रेडी क्यू भी मेंटेन की जाती है जिसके अंदर वेटिंग और इनकमिंग प्रोसेसेस को रखा जाता है। एल्गोरिदम यहाँ पे चेक करती है क्यू को फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस कि क्रिटिकल सेक्शन खाली है तो ये उसको एंट्री दे और अगर उसके अंदर कोई प्रोसेस है तो वो वहां पे वेट करे। तो ये क्या था, लॉक एंड अनलॉक एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन एंड सीमाफोर का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम फाइल मैनेजमेंट को देखेंगे। ओके, थैंक यू।